हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मास मूवमेंट के बारे में। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोग वेदरिंग को पूरी अच्छी तरीके से देख चुके हैं कि वेदरिंग होता क्या है, उसके कितने टाइप्स हैं और उसके कितने टाइप्स हैं। सब कुछ हम लोग जो भी है वेदरिंग से रिलेटेड था जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में हम लोग देख चुके थे। तो आज हम लोग मास मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक्सोजेनिक प्रोसेस पढ़ रहे हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में, उसमें हम लोग मास मूवमेंट के बारे में हम लोग को पढ़ना था, वेदरिंग के बारे में हम लोग को पढ़ना था और इरोजन के बारे में हमको पढ़ना था। तो हम लोग वेदरिंग को कंप्लीट कर लिए हैं। अब सेकेंड हम लोग मास मूवमेंट को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इरोजन को पढ़ के एक्सोजेनिक जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग मास मूवमेंट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो सब चलिए समझते हैं कि मास मूवमेंट होता क्या है। और रही बात वीडियो क्वालिटी की, तो क्वालिटी समय के साथ साथ इम्प्रूव होगी। मैं भी टेस्ट किया, मैं भी देखा, तो मतलब उतना एग्जैक्ट विजुअल तो मतलब ठीक ठाक नहीं दिख रहा था, लेकिन तब पर ठीक ठाक था, उतना आप लोग देख सकते हैं। थोड़ा सा दिक्कत परेशानी है, लेकिन जैसे भी डिलीवर हो रहा है थोड़ा सा समझिए। और रही बात देखने की, तो दिख रहा है, उतना ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत, लेकिन ब्लर जैसा दिख रहा है, लेकिन जितना भी लिखा हुआ कंटेंट वो सारा शो हो रहा है। तो एक बार प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा इतने पे। मैं कोशिश कर रहा हूँ और अपग्रेड हो सकता है तो ज़रूर किया जाएगा। ठीक है, और एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि अब 360p से क्वालिटी अब अपग्रेड करने के लिए 720p तक शायद अपग्रेड कर सकते हैं, तो आप लोग उसी पे देखिएगा। और रही बात वो साइज़ की, कि पूरे साइज़ पे वो नहीं दिख रहा है जो लिखा हुआ पोर्शन है, तो आप लोग जूम करिएगा हाथ से ना, तो वो क्रॉप होके अपने पूरा साइज़ पे आ जाएगा, पूरा स्क्रीन के साइज़ पे जो लेक्चर है। ठीक है, वो आप लोग हाथ से क्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा है फंक्शन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मास मूवमेंट के बारे में। तो मास मूवमेंट क्या होता है, पहले हम लोग ये समझते हैं। एनसीईआरटी की पूरी लाइन मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि एक एक लाइन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो समझना पड़ेगा कि मास मूवमेंट एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, तो मास मूवमेंट क्या है कि दीज मूवमेंट्स ट्रांसफर द मास ऑफ द रॉक डिब्रीज डाउन द स्लोप अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, इसका क्या मतलब है, यहाँ तक क्या मतलब है तो वो समझते हैं हम लोग। तो देखिए, ऐसा मूवमेंट, मास मूवमेंट यानी कि कोई ऐसा सबस्टेंस या बोल सकते हैं रॉक है जो ड्यूरिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ, मतलब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस पे रॉक की जो डिब्रीज है वो स्लोप से नीचे की तरफ मूव कर रही है। उसमें केवल इंपॉर्टेंट फोर्स यही है, ग्रेविटी है। वो ग्रेविटी ही उसको नीचे की तरफ खींच रही है। रॉक का जो डिब्रीज है वो स्लोप के टुवर्ड्स, स्लोप से नीचे की तरफ मूव कर रहा है इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी से जो स्लोप के ऊपर रॉक है वो नीचे की तरफ मूवमेंट हो रहा है उसका, उसी को हम लोग मास मूवमेंट कहते हैं। इसमें ना तो कोई एयर, वाटर, आइस डू नॉट कैरी डेब्रीज विद देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बट ऑन द अदर हैंड डेब्रीज में कैरी विथ इट एयर, वाटर और आइस। इसका क्या मतलब है, इसका यही मतलब है कि इसमें कोई और बाहर का एजेंट इसको मूव नहीं करा रहा रॉक के डिब्रीज को। केवल एक स्लोपी सरफेस पे रॉक का डिब्रीज तभी मूव कर रहा है, तभी नीचे की तरफ मूव हो रहा है ड्यूरिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ, किसके इन्फ्लुएंस से, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से मूव कर रहा है। इसमें ना कोई बाहरी एजेंट एयर का ज़रूरत है, ना वाटर का ज़रूरत है, ना आइस का ज़रूरत है। बस ये हो सकता है कि रॉक अपने साथ वाटर, आइस और एयर्स को लेते हुए, मतलब वाटर को लेते हुए मूव करे। ये रॉक, न कि रॉक को एयर, वाटर ये सब लेके नीचे की तरफ मूव करे। यानी कि इसमें केवल एक ही फोर्स लग रहा है, मेन फोर्स वही है, मेन एक्टिंग फोर्स जिसको कह सकते हैं, वो ग्रेविटी है, जिसके कारण स्लोप से जो रॉक डिब्रीज है वो नीचे की तरफ आ रहा है। चाहे वो पानी के साथ है, चाहे और किसी के साथ है, लेकिन वो उसके साथ आ रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं, पानी के साथ रॉक्स आ रहे हैं, ना कि पानी रॉक को लेके आ रहा है, ऐसा समझिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और ये मूवमेंट जो है, ये जो मास मूवमेंट है, ये स्लो भी हो सकता है, रैपिड भी हो सकता है। अभी हम लोग इसी को हम लोग मास मूवमेंट के टाइप्स में पढ़ेंगे कि स्लो मूवमेंट और रैपिड मूवमेंट्स। ठीक है, तो अफेक्टिंग सैलो टू द डीप कॉलम ऑफ द मटेरियल एंड इंक्लूड क्रीप, जिसमें हम लोग देखेंगे स्लो मूवमेंट में क्रीप के बारे में, और कहीं कहीं फ्लो देखेंगे, और रैपिड में हम लोग स्लाइड देखेंगे, फॉल देखेंगे। तो ये दोनों मिक्स है स्लो और फास्ट मूवमेंट का, स्लो और रैपिड मूवमेंट का, कि क्या क्या एक्टिविटी होने वाली है मटेरियल के साथ। ठीक है, और जो ग्रेविटी है ये एग्जर्ट इट फोर्स ऑन ऑल द मैटर बोथ बेड रॉक एंड द प्रोडक्ट ऑफ वेदरिंग। सो वेदरिंग ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग समझ लीजिएगा कि वेदरिंग जो है इसके कारण शुरुआत नहीं हो रहा है मास मूवमेंट का। ठीक है, वेदरिंग के कारण ही मास मूवमेंट का शुरुआत नहीं हो रहा है, लेकिन ये मास मूवमेंट थोड़ा सा सहायता भले से कर सकती है, किसका, वेदरिंग का, सॉरी
वेदरिंग जो है मास मूवमेंट की सहायता कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब तक रॉक की वेदरिंग नहीं होगी तब तक मास मूवमेंट नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि अगर कहीं वेदरिंग होगी तो वहाँ मास मूवमेंट जल्दी हो जाएगा। ठीक है, बस इतना केवल सहायता करता है क्या, वेदरिंग मास मूवमेंट का, इतना आप लोग समझिएगा। और ये जो मास मूवमेंट है, मास मूवमेंट्स आर वेरी एक्टिव ओवर वेदर्ड स्लोप रेदर देन द अनवेदर्ड स्लोप। बस इतना हो सकता है कि जहाँ वेदर्ड स्लोप है यानी कि टूटा हुआ सरफेस है, वेदर्ड स्लोप यानी कि स्लोपी सरफेस है, ज़्यादा कहीं स्लोप है, टूट गया है तो वो स्लोप ज़्यादा बन गया है, तो वहाँ मास मूवमेंट अच्छे से होगा, मास मूवमेंट होगा अच्छे से। ठीक है, लेकिन अगर जहाँ अनवेदर्ड सरफेस है, जहाँ रॉक स्लोपी सरफेस के अनवेदर्ड सरफेस है, जहाँ स्लोपी सरफेस के रॉक बीच में आ जा रहा है, जैसे ये हमारा स्लोपी सरफेस है, रॉक डिब्रीज यहाँ से मूव करना चाहती है, लेकिन यहाँ अनवेदर्ड सरफेस है यानी कि यहाँ भी कोई रॉक है तो इसको मूवमेंट से रोक देता है। और यही अगर यहाँ रॉक कोई ना हो, वेदर सरफेस हो, यहाँ भी रॉक जो हो टूटी हुई हो, तो वो आसानी से रॉक डिब्रीज को नीचे मूव करने पे सहायता करती है। तो अब हम लोग एकदम कंक्लूड करेंगे कि एकदम एग्जैक्ट मास मूवमेंट होता क्या है। ठीक है, आप लोग ये भी पढ़ लिएगा, एकदम बिल्कुल जैसा मैं बताया वही है कि मास मूवमेंट जो है ये ग्रेविटी के कारण होता है और इसमें कोई जियोमॉर्फिक एजेंट नहीं इंक्लूड होता है, जैसे रनिंग वाटर के थ्रू, ग्लेशियर थ्रू, विंड के थ्रू, वेव के थ्रू करंट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ मास मूवमेंट। यानी कि मास मूवमेंट इनके कारण नहीं होता, मास मूवमेंट केवल ग्रेविटी के कारण होता है। ठीक है, और ये मास मूवमेंट जो है ये इरोजन से बिल्कुल अलग है। कैसे अलग है अभी मैं आपको बताऊंगा। और ये जो मटेरियल है ओवर द स्लोप हैव देयर ओन रेजिस्टेंस टू डिस्टर्बिंग फोर्स एंड विल यील्ड ओनली व्हेन द फोर्स इज ग्रेटर देन द शेयरिंग रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल। यानी कि बॉडी जो स्लोपी बॉडी है, स्लोप पे जो बॉडी रखी है यानी कि रॉक का जो डिब्रीज रखा है, जब तक उसके पास रेजिस्टेंस खुद का होगा उससे ज़्यादा कहीं से फोर्स नहीं लग जाता। अभी हम लोग देखेंगे थोड़ा बहुत एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है इस मास मूवमेंट को शुरुआत करने की, लेकिन मेन एक्टिंग फोर्स ग्रेविटी का ही है। लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स कहीं से एक्टिंग फोर्स या एक्टिवेटिंग फोर्स कह सकते हैं कि मास मूवमेंट को एक्टिवेट करने वाला थोड़ा बहुत कहीं बगल से फोर्स आ जाता है, तो वो जो रॉक की डेब्रीज है उसके रेजिस्टेंस से ज़्यादा वो फोर्स रहता है, इसीलिए मास मूवमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ रहा इम्पॉर्टेंट मास मूवमेंट के बारे में। मैं आपको कंक्लूड कर देता हूँ कि मास मूवमेंट है क्या। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देख लिए कि जो मास मूवमेंट है इसमें केवल ड्राइविंग फोर्स एक ही है। मास मूवमेंट हो सकता है किसके कारण है, ग्रेविटी के कारण। इसको हम लोग स्लोप मूवमेंट, मास वेस्टिंग भी कहते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसकी डिफिनीशन की बात करते हैं तो या वेदर्ड सरफेस हो या नॉन वेदर्ड रॉक हो, यानी कि वेदर्ड रॉक हो यानी कि टूटी हुई रॉक हो या विदाउट टूटी हुई रॉक हो, ट्रांसपोर्ट डाउन द स्लोप मूवमेंट होता है उस रॉक डिब्रीज का अंडर द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी के इम्पैक्ट में, उसी को हम लोग मास मूवमेंट कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है मास मूवमेंट में, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि वेदरिंग इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन फॉर मास मूवमेंट। यानी कि वेदरिंग होना जरूरी नहीं है मास मूवमेंट के लिए। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग याद रखे रहिए। बट नॉट फैसिलिटेट द प्रोसेस। ठीक है, लेकिन ये फैसिलिटेट कर सकती है, बस इतना है कि फैसिलिटेट मतलब कि इस प्रोसेस को अच्छे से कर सकती है कि वेदरिंग अगर आ जाएगी तो आराम से मास मूवमेंट हो जाएगा, वेदरिंग अगर हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि वेदरिंग ही शुरुआत करती है मास मूवमेंट को। तो आशा करता हूँ मैं आपको मास मूवमेंट के बारे में अच्छे समझा पाया होगा कि मास मूवमेंट का एक लौता फोर्स है जिसके कारण मास मूवमेंट होता है, ग्रेविटी। ये इंपॉर्टेंट फोर्स है, बहुत पहला फोर्स है, इसके मतलब इसी के कारण होता है। अभी मैं आगे हम लोग कुछ और भी देखेंगे, उससे आपको एकदम क्लियर होगा। और इसको हम लोग स्लोप मूवमेंट, मास वेस्टिंग भी कहते हैं। इसका डिफिनीशन यही है, चाहे वेदर्ड रॉक हो या टूटी हुई रॉक हो या विदाउट टूटी हुई रॉक हो, उसका जब स्लोप के ढलान से उसका जब नीचे की तरफ मूवमेंट होता है ड्यूरिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी के कारण, उसी को हम लोग मास मूवमेंट कहते हैं। अगर कोई वेदरिंग वाला सरफेस नहीं है तब पर भी मास मूवमेंट होगा, अगर वेदरिंग वाला सरफेस होगा तो मास मूवमेंट और आसानी से हो जाएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर वेदरिंग सरफेस होगा तभी मास मूवमेंट होगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि मेन फोर्स तो हमारा ग्रेविटी ही है, लेकिन कभी कभी कोई, जैसे ये हमारा स्लोप है, कभी कभी कुछ ये रॉक है हमारा यहाँ पड़ा हुआ, कुछ यहाँ पे कुछ ऐसे सरफेस होते हैं जिसके कारण ये मूवमेंट नहीं हो पाता नीचे की तरफ ग्रेविटी के पुल से भी। ठीक है,
ग्रेविटी से के पुल से भी मूवमेंट नहीं हो जाता, क्योंकि यहाँ कुछ है ऐसे सब्सटेंस। तो वही कि ये मतलब कोई एक हमें एक्टिवेटिंग फोर्स चाहिए कि मास मूवमेंट हो जाए। अगर इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, ये मूवमेंट नीचे की तरफ ना करे किसी कारणवश, तो कोई एक्टिवेटिंग फोर्स चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, मास मूवमेंट के लिए केवल एकलौता फोर्स इंपॉर्टेंट है, वो ग्रेविटी के कारण ही मास मूवमेंट होता है। लेकिन कभी कल ऐसा कंडीशन आ जाता है कि जहाँ ये जो रॉक है इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, ये नीचे की तरफ स्लोप में नहीं मूव करता, इसीलिए एक एक्टिवेटिंग काज चाहिए जिसके कारण मास मूवमेंट हो सके। वो क्या क्या हो सकता है? वो रिमूवल ऑफ सपोर्ट ऑफ क्या क्या हो सकता है, देखिए, रिमूवल ऑफ सपोर्ट फ्रॉम बिलो टू मटेरियल अबाउट दी नेचुरल और आर्टिफिशियल में। यानी कि देखिए, ये जो मटेरियल है, जो हमारा रॉक का डिब्रीज है, उसके नीचे अगर कोई सबस्टेंस है, अगर उसका रिमूवल हो जाए, जैसे यहाँ कोई सबस्टेंस है, तो मास का मूवमेंट आसानी से हो जाएगा, मास मूवमेंट आसानी से हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह इंक्रीज इन ग्रेडियंट हाइट ऑफ स्लोप, यानी कि स्लोपी सरफेस और नीचे, जैसे ये है, ये एकदम स्टीप स्लोप है, यानी बहुत ढलान का सरफेस है। अगर कुछ इसी तरह यहाँ भी बहुत और ढलान की तरह सरफेस बन जाए, यानी कि नीचे की तरफ बहुत स्टीप स्लोप हो जाए, बहुत तेज़ी से स्लोपी सरफेस बन जाए, उसके कारण भी मास मूवमेंट अच्छे से हो सकता है, वही बता रहा है। अगर ऊपर से कोई चीज़ को ओवरलोडिंग हो जाए, किसी पे कोई ऊपर से पत्थर आया नीचे, इस पर लोड हो गया, उसके कारण इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो पीछे से पत्थर के कारण नीचे मूवमेंट हो जाता है, इसके कारण भी हमारा मास मूवमेंट हो जाएगा। तो ये सब एक्टिवेटिंग फोर्स है, यानी कि जो फोर्स अगर किसी कारणवश स्लोपी सरफेस से रॉक डिब्रीज नीचे नहीं आ रही है ड्यूरिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो कुछ कहीं से बाहर के एक्टिवेटिंग फोर्स आ जाता है, जिसके कारण मास मूवमेंट हो जाता है। आशा करता हूँ मैं आपको समझा पाया होगा। तो ये जो मैं लिखा हूँ, ये भी आप लोग देख लिए कि ग्रेविटी के लिए आप लोग समझिए क्या मैं बताना चाहता हूँ, कि ग्रेविटी जो है ये इंपॉर्टेंट फोर्स है। ग्रेविटी क्या है समझिए एक बार फिर से, ग्रेविटी जो है ये मेन काज ऑफ मूवमेंट है, मास मूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट काज है, कारण ग्रेविटी है मास मूवमेंट का। लेकिन कभी कभी हमें एक्टिवेटिंग काज चाहिए रहता है, जैसे कि रॉक में जो रॉक डिब्रीज है स्लोपी सरफेस पे, उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, और अगर अर्थक्वेक आया तो किसी कारणवश इसका मूवमेंट होता है, और मूवमेंट के कारण मास मूवमेंट ईजिली हो जाता है। तो इसीलिए कभी कभी एक्टिवेटिंग काज चाहिए रहता है हमें, जिसके कारण ट्रिगर हो सके, जिसके कारण चालू हो सके हमारा क्या, मास मूवमेंट, जिसमें स्लोप जो है उसकी स्टेबिलिटी पे डिस्टर्ब हो और रॉक नीचे की तरफ मूव हो पाए, जिसको हम लोग रॉक मूवमेंट या मास मूवमेंट कहते हैं, मास मूवमेंट कहते हैं। ये मूवमेंट 3 तरीके का हो सकता है, या तो हीव क्या है, हीव एक ऐसा सरफेस है जहां, तो हीव का मतलब है कि हीव कोई भी ऐसे सरफेस है, स्लोपी सरफेस, यहाँ किसी कारणवश ये सरफेस थोड़ा सी ऊपर की तरफ मूव कर गया, या तो पानी इसके अंदर भर गया, इसकी सरफेस की स्वेलिंग हो गई, यहाँ पे अगर कोई सबस्टेंस रॉक हो वैसे, तो ये हीप मतलब ऊपर की तरफ सरफेस उठ जाता है, तो उसके कारण हमारा मूवमेंट हो सकता है, मास मूवमेंट। फ्लो यानी कि पानी के कारण कोई सबस्टेंस उसमें अंदर रॉक की डिब्रीज हो, उसके कारण हो सकता है हमारा मास मूवमेंट। स्लाइडी सरफेस हो, उसके कारण हमारा मास मूवमेंट हो सकता है। स्लाइड मतलब सड़क के मास मूवमेंट हो सकता है। तो ये 3 तरीके के मूवमेंट का फॉर्म है। ये आपको ज़्यादा समझना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देख भी आप लोग सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरीके का मूवमेंट होता है, हीव, फ्लो, स्लाइड, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि मास मूवमेंट को हम लोग कितने ग्रुप में कैटेगराइज किए हैं। तो मास मूवमेंट को हम लोग 2 मेजर ग्रुप में कैटेगराइज किए हैं, एक हमारा स्लो मूवमेंट, एक हमारा रैपिड मूवमेंट, ठीक है। अब हम लोग स्लो मूवमेंट को भी कैटेगराइज किए हैं, कि स्लो मूवमेंट को जैसे हम लोग कैटेगराइज किए हैं सॉइल क्रीप में, रॉक क्रीप, टेलोस क्रीप, सॉलिफेक्शन, फ्लक्शन, और एक हमारा रॉक ग्लेशियर क्रीप, ठीक है। इसी तरह हम लोग रैपिड मूवमेंट को भी डिवाइड किए हैं, अर्थ फ्लो, मड फ्लो एंड डिब्रीज एवलांचो। इसी में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, लैंडस्लाइड के बारे में, लैंडस्लाइड्स के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ मास मूवमेंट, यानी कि मास मूवमेंट का टाइप्स, ठीक है। स्लो मूवमेंट, रैपिड मूवमेंट्स। तो पहले हम लोग स्लो मूवमेंट के डिस्कस करेंगे, अगर अगले वीडियो में रैपिड भी हो पाएगा तो उसको भी डिस्कस करके इसको कंप्लीट कर देंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही। तो अभी के लिए मैं आपसे यहीं पे इसको छोड़ के जाता हूँ। तो आप लोग थोड़ा रिवाइज करिएगा, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में 100% आएगा, ठीक है। तो धन्यवाद।